लोग भूख और कुपोषण से मर रहे थे। गांव में खाने को कुछ नहीं था। लोग भाग भाग कर कलकत्ता और ढाका जैसे बड़े शहरों में पहुंच रहे थे, लेकिन वहां भी उनके लिए न खाना था, न रहने की कोई जगह। बड़ी मुश्किल से उन्हें कूड़ेदान के पास रहने की जगह मिल रही थी, पर वहां भी उन्हें कुत्तों और बिल्लियों से लड़ाई करनी पड़ रही थी ताकि खाने को कुछ मिल सके। 1943 में बंगाल के अकाल का यह सजीव एवं यथार्थ चित्रण ब्रिटिश राज के विषय में बहुत कुछ कह रहा है। वैसे तो अकाल के कई कारण हो सकते हैं, पर ब्रिटिश कालीन भारतीय अकालों की भयावहता एवं तीव्रता औपनिवेशिक नीतियों के परिणाम के रूप में सामने आई। यह निष्कर्ष है प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा का, जो ब्रिटिश कालीन भारतीय अकाल पर अपने विचार के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आप उनको सुने। भारत में अकाल या फेमीन का एक प्राचीन इतिहास रहा है। जैन साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में एक भीषण अकाल पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में मगधवासी दक्षिण भारत की ओर पलायन कर गए थे। मध्ययुगीन भारत में भी कई अकाल पड़े। इनमें 1630-32 का दक्कन का अकाल उल्लेखनीय है। यह अकाल शाहजहां के शासनकाल में पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप अकेले गुजरात में लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। यह सत्य है कि भारतीय कृषि बहुत हद तक मॉनसून की वर्षा पर निर्भर रही है और वर्षा की कमी के कारण भारत में प्राचीन काल से ही सूखा एवं अकाल पड़ते रहे हैं। पर अकाल के अन्य कारण भी रहे हैं। प्रतिकूल मौसम और पेड़ पौधों की बीमारियों के साथ प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी फसल के उत्पाद पर प्रभाव पड़ता है और अकाल पड़ सकता है। युद्ध के कारण फसल नष्ट हो सकती है। अत्यधिक जनसंख्या भी अकाल पड़ने का एक मुख्य कारण है। अधिक जनसंख्या के कारण कृषि संसाधनों पर अधिक बोझ पड़ता है। इससे बेरोजगारी फैलती है। लोग प्रभावित क्षेत्र से पलायन करने लगते हैं। शासक वर्ग द्वारा अकाल को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। इस अर्थ में अकाल मानव निर्मित भी हो सकता है। ब्रिटिश कालीन अकालों के संदर्भ में यह बात सर्वाधिक समीचीन प्रतीत होती है, क्योंकि ब्रिटिश कालीन अकालों की तीव्रता, भयावहता और उसका विस्तार मात्र प्राकृतिक कारणों का परिणाम न होकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का परिणाम था। ब्रिटिश काल में भारत में कई अकाल पड़े, पर सबसे बुरी स्थिति बंगाल की रही। बंगाल में अकाल की शुरुआत 1770 में हुई। इतिहास में इसे द ग्रेट बंगाल फेमीन ऑफ 1770 के नाम से जानते हैं। बाद के वर्षों में 1783, 1866, 1873, 1892, 1897 में भी बंगाल अकाल की चपेट में रहा और अंत में 1943-44 का अकाल, जो बंगाल का सर्वाधिक भयानक अकाल साबित हुआ। सबसे पहले 1770 का द ग्रेट बंगाल फेमीन।
जिसका प्रारंभ तो प्राकृतिक कारणों से हुआ, पर जिसकी भयावहता स्पष्ट रूप से ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों का परिणाम थी। भूख एवं कुपोषण से इस अकाल में लगभग 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। जॉन फिस्के अपनी पुस्तक द अनसीन वर्ल्ड में लिखते हैं, 1770 का बंगाल का अकाल 14वीं सदी के यूरोप के ब्लैक प्लेग से भी अधिक घातक था। वस्तुतः 1770 के इस अकाल की मूल वजह भू राजस्व सहित अन्य सरकारी करों की उच्च दरें थी। बंगाल के किसान, जिनका भुगतान किसी तरह बड़ी मुश्किल से कर पा रहे थे, वर्ष 1771 अर्थात अकाल के समय ही भू राजस्व को और अधिक बढ़ाकर 60% कर दिया गया, ताकि अकाल में मृत किसानों के कारण ब्रिटिश राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई हो सके। अकाल मृत्यु के परिणाम स्वरूप बंगाल में किसानों की कुल जनसंख्या कम हो गई थी, और किसानों की जनसंख्या में कमी का अर्थ था पहले की तुलना में कम राजस्व। इसलिए जीवित बचे किसान, जिनकी अकाल में मृत्यु नहीं हुई थी, उन्हें पहले की तुलना में अधिक भुगतान हेतु विवश किया गया, ताकि ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति का सामना न करना पड़े। इसे हम भारतीयों के लिए एक त्रासदी या विडंबना ही कहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1768 की तुलना में वर्ष 1771 में अधिक आर्थिक लाभ अर्जित किया। वर्ष 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा, जिसमें ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार 15 लाख लोग मारे गए थे, जबकि भारतीय इतिहासकार यह संख्या 60 लाख तक बताते हैं। यहां मैं फरहाना हैदर द्वारा बंगाल के इस अकाल पर प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम से लिए गए एक इंटरव्यू का उल्लेख करना चाहूंगा। फरहाना हैदर द्वारा यह इंटरव्यू अप्रैल 2015 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के एक कार्यक्रम विटनेस के लिए लिया गया था। रफीकुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के एक ख्यात शिक्षाविद थे और जिनकी मृत्यु 30 नवंबर 2021 को हुई, 1943 में अकाल के समय 10 वर्ष के थे और ढाका में रहते थे। प्रोफेसर इस्लाम कहते हैं, लोग भूख से मर रहे थे क्योंकि ग्रामीण भारत में खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं थे। लोग कलकत्ता और ढाका जैसे बड़े शहरों में भोजन और आश्रय की खोज में पहुंच रहे थे, लेकिन वहां भी उनके लिए न खाना था और न रहने की जगह थी। उन्हें रहने की जगह सिर्फ कूड़ेदानों के पास मिल रही थी, पर वहां भी उन्हें कुत्तों और बिल्लियों से संघर्ष करना पड़ता था ताकि खाने को कुछ मिल सके। प्रोफेसर इस्लाम बंगाल के इस अकाल को एक प्राकृतिक आपदा न मानकर एक मानव निर्मित आपदा मानते हैं। वह कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ सिर्फ इसलिए उपलब्ध नहीं थे क्योंकि फसल बर्बाद हो गई थी, बल्कि खाद्य पदार्थ इसलिए भी नहीं थे क्योंकि अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर प्रतिबंध था।
ब्रिटिश सरकार ने देश के अन्य क्षेत्रों से सूखा प्रभावित बंगाल तक अनाज पहुंचाने पर रोक लगा दी थी। 1943 में बंगाल का अकाल जापान द्वारा बर्मा को अधिकृत किए जाने के बाद आया। ब्रिटिश सरकार भयभीत थी कि अनाजों की आवाजाही में कहीं वह जापानियों के हाथ न लग जाए। पर वहीं दूसरी ओर कलकत्ता में ब्रिटिश सेना के लिए खाद्य पदार्थों का अतिरिक्त स्टॉक था। इसके साथ ही अकाल की पूरी अवधि में भारत से इंग्लैंड और ब्रिटिश फौजों के लिए खाद्य सामग्री भेजे जाने पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं रहा। स्पष्ट है कि 1943 का बंगाल अकाल ब्रिटिश सरकार की नीतियों का परिणाम था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल इस अकाल के प्रति कभी भी संवेदनशील नहीं रहे। एक बार उन्होंने अत्यंत लापरवाही दिखाते हुए खाद्य पदार्थों एवं चिकित्सकीय सहायता की आपूर्ति को, जिसे बंगाल के अकाल ग्रस्त लोगों के लिए भेजा जा रहा था, उसे डाइवर्ट कर यूरोप भेज दिया, जहां खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं थी। जब चर्चिल से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने एक निर्लज्ज की भांति कहा, फेमीन और नो फेमीन, इंडियंस विल ब्रीड लाइक रैबिट्स। जब भारत की ब्रिटिश सरकार ने अकाल की भयावहता और भूख और कुपोषण से भारी संख्या में मर रहे लोगों की जानकारी देते हुए चर्चिल को एक टेलीग्राम भेजा, तो चर्चिल ने जवाब दिया, Then why has not Gandhi died yet? भारतीयों और अकाल के प्रति चर्चिल का दृष्टिकोण उसके इस स्टेटमेंट से साफ परिलक्षित होता है। I hate Indians. They are a beastly people with a beastly religion. The famine was their own fault for breeding like rabbits. वस्तुतः 1943 का बंगाल अकाल एक नरसंहार था, जिसे अपने आर्थिक एवं सामरिक लाभ हेतु ब्रिटिश सरकार ने डिजाइन किया था। जेसन हिकेल बिल्कुल सही कहते हैं, द मास स्टार्वेशन दैट किल्ड 3 million Indians during the closing years of the Second World War was no act of nature. It was engineered. Britain must face up to this crime. औपनिवेशिक इतिहासकारों ने प्रतिकूल जलवायु एवं मौसम एवं इसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों की कमी को 1943 के बंगाल अकाल का मूल कारण माना है। उनके अनुसार यह एक अनअवॉइडेबल नेचुरल डिजास्टर था। पर आज ऐसे अनेक तथ्य हैं जिनके आधार पर स्पष्ट हो चुका है कि यह अकाल मानव निर्मित था और इसके कई कारणों में एक प्रमुख कारण विश्व युद्ध के दौरान हुई अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि थी, जिसने खाद्यान्नों को भू राजस्व एवं अन्य करों से त्रस्त बंगालियों की पहुंच से बाहर कर दिया। उत्साह पटनायक कहती हैं कि यह मूल्य वृद्धि आकस्मिक अथवा इंसिडेंटल भी नहीं थी, बल्कि यह मूल्य वृद्धि ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा डिजाइन की गई एवं विंस्टन चर्चिल द्वारा लागू की गई
एक डेलिबरेट पॉलिसी का परिणाम थी। यह मूल्य वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि खाद्यान्नों एवं अन्य जरूरी वस्तुओं को निर्धन भारतीयों से दूर कर युद्ध से संबंधित गतिविधियों एवं ब्रिटिश एवं अमेरिकन फौज के लिए प्रयुक्त किया गया। अब हम 1866 के उड़ीसा के अकाल को देखें, जिसमें लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। इस अकाल के प्रति भी ब्रिटिश सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। वर्ष 1865 के अंत में कलकत्ता के एक समाचार पत्र द इंग्लिशमैन ने लिखा था, "It can, we fear, no longer be concealed that we are on the eve of a period of general scarcity." भारतीय और ब्रिटिश प्रेस में खाद्यान्नों के लगातार बढ़ते हुए मूल्य, अनाज के भंडार में लगातार होती हुई कमी और चावल सहित अन्य खाद्य पदार्थों को खरीद पाने की किसानों की असमर्थता से संबंधित रिपोर्टें लगातार प्रकाशित हो रही थीं। लेकिन ब्रिटिश सरकार पर इन रिपोर्टों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तत्कालीन बंगाल सरकार की सोच थी कि अकाल में सरकारी हस्तक्षेप न सिर्फ अनावश्यक है बल्कि यह नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। अकाल के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने लेसे फेयर, अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। बंगाल के गवर्नर सेसिल बीटन ने कहा कि आसमान छूते अनाज के भाव को नियंत्रित करना अर्थशास्त्र के प्राकृतिक नियमों के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ के समान है। उसने मालथस के सिद्धांत का हवाला दिया और कहा कि अकाल के कारण अधिक मृत्यु अत्यधिक जनसंख्या या ओवर पॉपुलेशन के विरुद्ध प्रकृति का प्रत्युत्तर है। उड़ीसा का अकाल राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसने भारत की निर्धनता पर एक राष्ट्रवादी विमर्श को जन्म दिया। इसने राष्ट्रवादियों की आंखें खोल दी और इस विचार को बल दिया कि ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारत में घोर दरिद्रता का प्रसार हो रहा था। यह उड़ीसा के अकाल का ही परिणाम था कि दादा भाई नौरोजी ने भारत की निर्धनता पर अपनी खोज प्रारंभ की और 1867 में ब्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारत की प्राण शक्ति को चूस चूस कर स्वयं समृद्ध होता जा रहा था। उनका स्पष्ट मत था कि भारत के पास भूख से मर रहे लोगों के लिए खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति थी, पर फिर भी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भूख से मरने के लिए छोड़ दिया। नौरोजी ने बताया कि एक ओर उड़ीसा के लोग भेड़ और बकरियों की तरह भूख से मर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उसी समय भारत से 200 मिलियन पाउंड चावल ब्रिटेन को निर्यात किया गया। नौरोजी ने अपने अनुसंधान में खाद्यान्नों के ऐसे निर्यात अन्य अकालों के समय भी पाए। वस्तुतः ब्रिटिश काल में कृषि निर्यात का विस्तार अकाल का एक प्रमुख कारण रहा। गेहूं, चावल, कपास, जूट, नील, अफीम
आदि का निर्यात ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक, एक की कंपोनेंट था। इसने ब्रिटेन को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के साथ ही ब्रिटेन के बाजार में अनाज के मूल्यों को कम रखने में मदद मिली। पर इसमें भारत एवं भारतीयों के हितों का ब्रिटिश सरकार द्वारा ध्यान नहीं रखा गया। उदाहरण के लिए वर्ष 1876-78 के दक्षिण भारत के अकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वाधिक प्रभावित 2 जिले गंजाम एवं विशाखापट्टनम से अकाल की पूरी अवधि में अनाज का निर्यात जारी रहा, जबकि यहां लाखों की संख्या में लोग मरते रहे। निर्यात को दृष्टि में रखकर ब्रिटिश सरकार ने कई स्थानों में नगदी फसल की खेती को बढ़ावा दिया। वैसे किसान जो गेहूं, धान एवं सब्जी की खेती करते थे, उन्हें नगदी फसलों की खेती हेतु विवश किया गया। विशेषकर वैसी वस्तुओं की खेती के लिए जिनका बाजार मूल्य तो अधिक था, पर भूख और कुपोषण की शिकार जनता के लिए जिनका कोई उपयोग नहीं था। इसके साथ ही नील, अफीम आदि की खेती के कारण लाखों एकड़ जमीन खाद्यान्नों की खेती से वंचित रह गई। अकाल के समय खाद्यान्नों के अभाव का यह एक महत्वपूर्ण कारण रहा। कुछ विद्वानों का मत है कि अकाल के समय ब्रिटिश सरकार के राहत प्रयासों को कई बार प्रतिकूल मौसम एवं पर्यावरण के कारण वांछित सफलता की प्राप्ति नहीं हुई। एक विद्वान का मत है कि 1876-78 के साउथ इंडियन फेमीन एवं 1899-1900 के इंडियन फेमीन की मुख्य वजह बारिश की विफलता थी। उनका मत है कि वर्षा में 13% से 17% की मामूली कमी भी दक्षिण भारत के अर्ध शुष्क प्रदेशों में अकाल की परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। 1866 के उड़ीसा के अकाल में ब्रिटिश सरकार के राहत प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा जाता है कि मौसम एवं पर्यावरण ने इसमें बाधा पहुंचाई। कहा जाता है कि राहत और सहायता सामग्री तो उड़ीसा के तट पर पहुंच गई, लेकिन खराब मौसम के कारण उसे अकाल प्रभावित क्षेत्रों तक नहीं पहुंचाया जा सका। पर इस संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब तक राहत सामग्री उड़ीसा के तट पर पहुंची, तब तक लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। यहां मैं 1873-74 के बिहार के अकाल का उल्लेख करना चाहूंगा, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यदि नीतियां जनोनुकूल होती तो अकालों को काफी हद तक टाला जा सकता था अथवा उनके प्रभाव को कम किया जा सकता था। 1873-74 के इस अकाल में बिहार सहित बंगाल, अवध आदि क्षेत्र प्रभावित हुए। इस अकाल का प्रभाव लगभग 1,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पड़ा और इसमें लगभग 21.5 मिलियन की जनसंख्या प्रभावित हुई। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर रिचर्ड टेम्पल की भूमिका इस अकाल में अत्यंत सराहनीय रही। उनके राहत प्रयासों से अकाल में मृत्यु लगभग नहीं के बराबर हुई। बिहार का यह अकाल ब्रिटिशकालीन अकाल का अकेला एवं एकमात्र उदाहरण है जो प्रशासन की संवेदनशीलता, सक्रियता और तत्परता के परिणाम स्वरूप अत्यंत सहज रूप में मैनेज किया जा सका।
पर ब्रिटिश कालीन अन्य अकालों के प्रति ब्रिटिश सरकार में वह संवेदनशीलता नहीं दिखी जो 1873-74 के बिहार के अकाल के संदर्भ में देखी गई। इसलिए मेरी दृष्टि में तो माइक डेविस ही सही हैं जो कहते हैं द इफेक्ट्स ऑफ वेदर इंड्यूस्ड फेमीन्स were greatly augmented by the negligent response of the British administration. 1883 की अकाल संहिता ने खाद्यान्नों के अभाव की स्थिति को अकाल की तीव्रता के पैमाने पर वर्गीकृत किया और उसके अनुसार अकाल की स्थिति में अकाल पीड़ितों की राहत एवं सहायता के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का वर्णन किया। पर इस अकाल संहिता का एकमात्र उद्देश्य था न्यूनतम सरकारी खर्चे पर जीवन की रक्षा। अकाल संहिता ने लोक सेवकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अकाल की स्थिति में वे उतना ही खर्च करें जितना किसी के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक है। इसमें अकाल पीड़ितों की राहत अथवा उनके पुनर्वास के विषय में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं था। इसके साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटिश सरकार की अकाल संहिता काफी देर से आई। 1880 के दशक के पूर्व ब्रिटिश भारत कई बड़े अकालों का दंश झेल चुका था, जिनमें 1770 के ग्रेट बंगाल फेमीन, 1783 का चालीसा फेमीन, 1791 का दोजी बारा फेमीन, 1837-38 का आगरा फेमीन, 1861 का अपर दोआब फेमीन, 1866 का उड़ीसा फेमीन, 1869 का राजस्थान फेमीन, 1873-74 का बिहार फेमीन एवं 1876-78 का साउथ इंडियन फेमीन उल्लेखनीय है। अकाल संहिता के प्रकाशन के बाद भी दो बड़े अकाल आए। एक 1899-1900 का इंडियन फेमीन, जिसमें मद्रास, बंबई, दक्कन, बंगाल, संयुक्त प्रांत एवं मध्य प्रांत प्रभावित रहे और जिसमें लगभग 5 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। और दूसरा बड़ा अकाल 1943 का बंगाल अकाल, जिसमें 6 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। इसलिए कहा जा सकता है कि अकाल संहिता आने के बाद भी अकाल की भयावहता को कम करने में ब्रिटिश सरकार पूरी तरह नाकाम रही। इस तरह मैं तो यही कहूंगा कि ब्रिटिश कालीन अकाल प्रकृति की विफलता से कहीं अधिक औपनिवेशिक नीति के परिणाम थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहती हैं, famines in British India were not caused by the lack of food in a particular geographical area. They were instead caused by inadequate transportation of food, which in turn was caused due to an absence of a political and social structure. इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति, भू राजस्व एवं उद्योग और व्यापार नीति, जो भारतीय कृषि के व्यापारीकरण और भारत के अनौद्योगीकरण के रूप में फलीभूत हुई और जो सामान्य समय में भी भारत और भारतीयों के हितों के प्रतिकूल थीं, अकाल की स्थिति उत्पन्न करने में काफी सहायक रही। इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के साथ सहमत होते हुए हम कह सकते हैं कि
कि ब्रिटिशकालीन भारतीय अकाल प्रकृति की देन न होकर ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक विफलता और उसकी नीतियों के परिणाम थे। थैंक यू वेरी मच।